मोदी ट्रंप की सीक्रेट डील तो अब खुली बॉस। भारत विरोधियों के हाथ पैर कपा देने वाला इलाज शुरू हो गया है क्या? 180 करोड़ में 140 करोड़ भारतीयों का सौदा कर देने वाले एजेंडाधारियों की फाइल खुल गई है। मोदी भारत को मजबूत बनाने में लगे रहे। राहुल के पार्टनर ने चीन को लेकर क्या कहा कि तूफान आ गया। और मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी एक कमरे में, सिर्फ यही तीनों। क्या बात हुई है भाई, आज वो भी बताऊंगा। सबसे पहले इस चर्चा में जब सारे लोग अमेरिका में नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग की बातें कर रहे थे, कोई टैरिफ चिल्ला रहा था, कोई किसी डिफेंस डील की बात कर रहा था, तब हमने पाठशाला में आपको कहा था कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। और ये उनके दिमाग में तब से चल रहा है जब भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे। तभी उन्होंने एक प्लान बना लिया था और वो उस इकोसिस्टम को वार्निंग दे चुके थे, जो इकोसिस्टम भारत में आग लगाने का काम करता है, आग लगाने का मंसूबा पाले बैठा है। इसलिए हमने आपको बताया था कि मोदी ट्रंप के बीच जो मीटिंग हुई उसमें अंदर ही अंदर कोई सीक्रेट डील तो हुई है। और यह सीक्रेट डील ऐसी थी, जो डील अब खुली है तो सारे भारत विरोधियों के हाथ पैर कांपने लगे। इधर मोदी अमेरिका से वापस लौटे, उधर अमेरिका में ऐसा खुलासा हो गया जिससे इकोसिस्टम में हड़कंप मच गया कि नरेंद्र मोदी अब इन सब का परमानेंट इलाज कर देंगे। अब तक पीएम मोदी अकेले ही भारत विरोधी ताकतें, डीप स्टेट और इकोसिस्टम से लड़ रहे थे, लेकिन अब उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी है। पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का जितना सपोर्ट चाहिए, डीप स्टेट और भारत में उनके सहयोगियों को नापने के लिए जो सबूत चाहिए, वो सब मिल रहा है। बाकी पीएम मोदी खुद संभाल लेंगे। जैसे पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात के ठीक बाद ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश को मिलने वाला फंड रोक दिया। ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि बांग्लादेश का मुद्दा पीएम मोदी देखेंगे। ट्रंप जो कर सकते थे वो कर रहे हैं, यानी मोदी को खुली छूट है, अमेरिका बीच में नहीं आने वाला। मोदी ट्रंप की मुलाकात के बाद भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर जो 182 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे, उस फंडिंग को भी बंद कर दिया गया। यानी भारत विरोधी इकोसिस्टम के खिलाफ पीएम मोदी और ट्रंप की जंग तेज हो चुकी है। सिर्फ शुरू नहीं हुई है, अब यह रफ्तार पकड़ रही है। फंडिंग रुकवाकर पीएम मोदी ने पहला वार कर दिया है। धीरे धीरे सबका चैप्टर क्लोज होगा, सबका नंबर आएगा बॉस। हमने आपको पहले ही कहा था, लेकिन यह अचानक एक दिन में नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी के दिमाग में यह बहुत पहले से चल रहा था कि इन सब का इलाज करना पड़ेगा, वरना भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो ये लोग हमेशा तमाशा करेंगे। कभी यहां धरने पर बैठेंगे, कभी वहां आग लगाएंगे, कभी कुछ तमाशा, कभी कोई टूल किट आएगी। ये ऐसे चलना नहीं है बॉस। आप सोचेंगे कि इनको झाड़ देंगे हो जाएगा, नहीं बॉस, ये दीमक की तरह है, फिर चढ़ेंगे फिर खाएंगे। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू लिया था, उसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने साफ कह दिया था कि भारत विरोधी इकोसिस्टम का नरेंद्र मोदी फुल एंड फाइनल कर देंगे। एक बार आपको याद दिलाता हूं कि नव भारत के कैमरे पर मेरे इंटरव्यू में पीएम ने इकोसिस्टम के सवाल पर क्या जवाब दिया था, फिर आपको बताता हूं कि आज कौन सी फाइल खुली है। मुझे लगता है कि ये विरोध और जो तीव्रता है, इसकी उम्र 4 जून तक है। 4 जून के बाद न उनकी हैसियत होगी, न उनका हौसला होगा। सिर्फ और सिर्फ मेरे देश की ताकत होगी, मेरे देश का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के लोकतंत्र का सामर्थ्य होगा, मेरे देश के 140 करोड़ नागरिकों का सामर्थ्य होगा। और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य को नए सिरे से देखना शुरू करेगी। और ये जो भी है, मैं देख रहा हूँ, पूरी दुनिया भारत के चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोशिश कर रही है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, अपना कमेंट नहीं कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन भारत में इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। मुझे ये पक्का विश्वास है कि जब दीपक बूझने को होता है ना, तो लौ फटफटाती है। तो ये वो फटफटाहट है, अब उनको अंधेरे में जाना ही जाना है जी। टाइम्स नाउ नव भारत पर 6 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया था कि भारत को अंधेरे में भेजने का सपना देखने वाले लोग, अब उन्हें अंधेरे में जाना हो। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। पीएम मोदी अपना होमवर्क करके बैठे थे। उन्हें इंतजार था अमेरिका में ट्रंप के आने का। उधर ट्रंप आए और 1 महीने के अंदर पीएम मोदी से मीटिंग भी हो गई और इधर एक्शन भी शुरू हो गया। पीएम मोदी के ट्रंप से मिलने के 4 दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और उद्योगपति एलन मस्क के डिपार्टमेंट DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी ने एक लिस्ट जारी कर दी, जिससे भारत और बांग्लादेश में तूफान आ गया।
इस लिस्ट में उन देशों के नाम थे जहां अमेरिकी एजेंसी यूएस एड के जरिए मदद के नाम पर अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा बहा रही थी। हैरानी की बात है बॉस कि इस लिस्ट में भारत का भी नाम है और यह बताया गया कि वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के नाम पर भारत में 182 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे। तुम्हारा क्या लेना देना बॉस कि भारत में वोटर घर से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तुम पैसा किस बात का फूंक रहे हो? अमेरिका के लोगों का पैसा भारत में वोटर का टर्नआउट बढ़े इस पे खर्च हो रहा है, तमाशा बना रहे हो। ये सीधे सीधे इसका मतलब है कि वोटर टर्नआउट जैसे नहीं होता फर्जी बिल बनता है कि नाम कुछ और दिया और पैसा गया कहीं और। ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर 182 करोड़ रुपए 140 करोड़ भारतीयों का सौदा करने जैसा है। और ये पैसा जिस जिस की जेब में गया ना बॉस, नरेंद्र मोदी सबका नाम निकालेंगे। अब इस खुलासे पर सवाल यह है कि 182 करोड़ रुपए किसे दिए जा रहे थे? दूसरी बात, भारत को ऐसी मदद की जरूरत पड़ेगी क्यों? भारत के इलेक्शन कमीशन के पास अपना अच्छा खासा बजट है। अमेरिका वाले बताएंगे कि घर से निकलना है कि नहीं और तुम पैसा बांटोगे। तीसरी बात, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में 182 करोड़ रुपए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर खर्च करना यह आसानी से हजम होने वाली बात नहीं है। चौथी बात, 182 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए या होने थे, किसके पास यह फंड गया, अब यह पता लगना जरूरी है। यानी जो लोग यह सोच रहे थे कि चुपचाप खेल करेंगे और उसके बाद अपनी सरकार आएगी, मजे में हम भी खाओ तुम भी खाओ वाला हिसाब चलेगा, सरकार तो पसंद की नहीं आई उनकी, लेकिन अब दिन भी उनके पसंद के नहीं चल रहे। मोदी वहां मिलकर आए तुलसी गबार्ड से, डोनाल्ड ट्रंप से, एलन मस्क से, और यहां फंडिंग रुक गई। अच्छा, मैंने देखा कई मीडिया आउटलेट छाप रहे हैं भारत को झटका, अमेरिका ने भारत की मदद बंद की। ये भारत को झटका है, ये भारत की मदद बंद की है, ये भारत को बर्बाद करने वालों की मदद बंद हुई है बॉस, कोई झटका नहीं है। जो लोग ऐसी हेडलाइंस छाप रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए क्या छाप रहे हैं वो। अमेरिका के जिस यूएस एड की करोड़ों की रकम पर भारत में बवाल मचा है, वो यूएस एड क्या है वो भी आपको बता देता हूं। यूएस एड अमेरिका की वो सरकारी एजेंसी है जो दूसरे देशों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के लिए फंडिंग करती है। इसके लिए यूएस एड का दूसरे देशों के अलग अलग संगठनों से कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर इन्हें यूएस एड के जरिए पैसा मिलता है। सिर्फ 2023 में ही यूएस एड ने $68 बिलियन यानी करीब 60,000 करोड़ रुपए की रकम दूसरे देशों में फंडिंग पर खर्च की। यूएस एड के दुनिया भर में 60 से ज्यादा देशों में ऑफिसेज हैं और अमेरिका पर आरोप लगता है कि यूएस एड के जरिए ही वो दुनिया भर में अमेरिका का एजेंडा चलाता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब से यूएस एड जैसी अमेरिकी एजेंसियों पर बड़ी आफत आ गई, क्योंकि ट्रंप का मानना है कि अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा दूसरे देश के लोगों पर क्यों खर्च करना भाई, ये पैसे की बर्बादी है, इसलिए यूएस एड जैसी एजेंसियों को बंद करना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि यूएस एड जो भी फंडिंग कर रहा है उससे ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसमें पैसे का मिसयूज हो रहा है और दूसरे देशों पर जिन वजहों से पैसे खर्च किए जा रहे हैं उससे अमेरिका की जनता का क्या लेना देना। भाई सही बात बोल रहा है वो आदमी। भारत में वोटर टर्नआउट बढ़े, ज्यादा मतदाता घर से निकले वोट करने के लिए, इससे अमेरिका के पैसे का क्या लेना देना भाई। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में ऐसे हर काम को बंद कर रहे हैं जिस पर फालतू के पैसे बर्बाद हो रहे थे। इसी वजह से ट्रंप ने DOGE नाम का मंत्रालय बनाया और इसकी जिम्मेदारी एलन मस्क को दे रखी है। एलन मस्क ने ही खुलासा किया कि यूएस एड से भारत में भी पैसा जा रहा है। अब यह पता लगाना कि भारत में पैसा लेने वाले कौन कौन से लोग हैं। कमाल की बात यह है कि भारत के इलेक्शन प्रोसेस पर छाती पीटने वाला विपक्ष अमेरिका से आने वाली 182 करोड़ की मदद पर सन्नाटे में। एक आदमी विपक्ष से आके नहीं बोल रहा है यह पैसा किसको गया, पैसा किसको गया। दूसरी तरफ बीजेपी नेता इस वित्तीय मदद पर सवाल उठा रहे हैं। अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने कहा कि यह निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा हो रहा था? सत्ताधारी दल को तो बिल्कुल नहीं। बीएसपी के नेता मायावती ने कहा कि क्या यह देश में फ्री और फेयर इलेक्शन में दखल नहीं है? अगर है तो फिर इससे किसको फायदा पहुंच रहा था? बीजेपी ने तो अमेरिका से आ रही फंडिंग को राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस के साथ साथ डीप स्टेट से जोड़ दिया। अमेरिका से 182 करोड़ की फंडिंग बीजेपी को उन आरोपों से मेल खाती है जिसमें बीजेपी नेताओं ने 2024 के चुनाव के बाद कहा था कि नरेंद्र मोदी को हराने के लिए विदेश से साजिशें रची गई। पूरा दम लगाया गया, जोर लगाया गया कि मोदी ना पहुंच पाए इस कुर्सी तक, लेकिन अभी तक इन आरोपों का कोई आधार नहीं था, कोई सबूत नहीं था। बीजेपी यह भी आरोप लगा चुकी है कि अमेरिका में डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस सब मिलकर पीएम मोदी को हराने के लिए फंडिंग करते रहे और जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी का गहरा कनेक्शन है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान रूस ने भी कहा था
कि अमेरिका की तरफ से भारत के चुनाव में दखल दिया जा रहा है। और अब जब यह मदद की बात सामने आ रही है वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर, तो साफ साफ दिखने लगा है कि अमेरिका में बैठकर कोई तो था जो चाहता था कि मोदी हार जाए। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट होगा सोचिए मोदी को हराने में? सीधा सीधा यही कि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, भारत विकास कर रहा है, यह कैसे आगे जा सकता है जी, इसको नीचे करो। मोदी तो हमारी बैठ के सुनता नहीं, पहले वाले को सुना देते थे। मोदी को हटाओ, कोई अपने हिसाब का आदमी लाओ। यानी बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जो आरोप लगाए थे, अमेरिका से फंडिंग के जरिए भारत में दखल की जो बातें कही जा रही थी, वो अब सच साबित हो रही। और अमेरिका के डीओजी विभाग की यह लिस्ट इस बात की गवाही दे रही। अब उन लोगों की नींद उड़ी हुई होगी जो लोग विदेशों से पैसे लेकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगे थे। वो लोग, वो चंद लोग जिन्होंने 180 करोड़ में अपने 140 करोड़ भाइयों और बहनों को बेच दिया, सौदा कर दिया उनका। लाओ ना पैसा यार, हम बनाएंगे ना माहौल तुम्हारे लिए। क्योंकि भारत में फंडिंग के सबूत सामने हैं, कितने रुपयों की फंडिंग थी, यह फिगर भी सामने आ गया। मोदी सरकार को इसी चीज का इंतजार था। अब सरकार बड़े आराम से इस फंडिंग की फाइल खोल सकती है। जब फंडिंग की फाइल खुलेगी तो यह भी क्लियर हो जाएगा कि यूएस एड के नाम पर कौन कौन भारत में 182 करोड़ रुपए की फंडिंग का मलाई चाट रहा था। और अमेरिका में तो ट्रंप सरकार है, इसलिए इस जांच में जो भी सहयोग चाहिए होगा वो अमेरिका से मिल ही जाएगा। भारत की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी फंडिंग के दखल के आरोपों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर एक नया बम फोड़ दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि साल 2012 में जब यूपीए की सरकार थी, तब एस.वाई. कुरैशी मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे। उस वक्त चुनाव आयोग ने IFES यानी द इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स के साथ एक MOU साइन किया था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस संस्था के साथ चुनाव आयोग ने करार किया था, उसका कनेक्शन जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से था। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आज कांग्रेस चुनाव में पारदर्शिता का रोना रोती है, लेकिन उसकी सरकार में तो पूरे चुनाव आयोग को विदेशी हाथों में सौंप दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को एस.वाई. कुरैशी ने खारिज किया। एस.वाई. कुरैशी ने माना कि उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए IFES से करार हुआ था, लेकिन उस करार में कोई फंडिंग शामिल नहीं थी, ना ही फंड देने का कोई वादा था। उधर बीजेपी नेता अमित मालवीय की पोस्ट पर जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कोई इन्हें बताए कि 2012 में जब भारतीय चुनाव आयोग को कथित तौर पर यूएस एड से यह फंडिंग मिली थी, तब सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी। इस तर्क से तब के सत्ताधारी दल कांग्रेस को तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप करवाकर अपनी ही चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी और विपक्ष यानी बीजेपी ने सोरोस या यूएस एड की वजह से 2014 में चुनाव जीता था। लेकिन इससे यूएस एड के पैसे से भारत में माहौल बनाने वाले और भारत विरोधी काम करने वालों पर सवाल बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि उनकी फाइल तो खुल चुकी है और मोदी इनका पूरा हिसाब किताब करके मानेंगे, ये लिख लीजिए। एक तरफ मोदी को हराने के लिए विदेशी पैसे के इस्तेमाल की बातें सामने आ रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उधर आज एक बड़ी बात यह भी हो गई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात राहुल गांधी से हुई। एक ही कमरे में 3 नेता और बस यही तीनों। यह मुलाकात देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए थी, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री के अलावा नेता विपक्ष होता है। देश में मौजूदा CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार हैं, जो 18 फरवरी यानी कल रिटायर हो जाएंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और नेता विपक्ष राहुल गांधी को मिलकर जो पैनल बना है, वो सर्च कमेटी की तरफ से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों में से एक नाम चुनेगा और इस नाम की सिफारिश नए CEC के तौर पर राष्ट्रपति को भेजी जाएगी। इधर पीएम मोदी, राहुल गांधी और अमित शाह की मीटिंग हुई और उसी वक्त कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए CEC के चुनाव पर मोदी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया, क्या है वो सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि इस देश में पहले कैसे CEC चुने जाते थे और कैसे पीएम मोदी इस प्रक्रिया को बदल रहे हैं, इसे पारदर्शी बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। कांग्रेस नए CEC के चुनाव का विरोध कर रही क्योंकि 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी। सुप्रीम कोर्ट में CEC और EC की नियुक्ति से संबंधित नए कानून को चुनौती दी गई है। इसी वजह से कांग्रेस मोदी सरकार को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रही है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर यह बैठक क्यों। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो कांग्रेस मोदी सरकार पर सवाल उठा रही है, उसके सत्ता में रहते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और EC यानी इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव के लिए कोई कानून था भी नहीं। जो भी प्रधानमंत्री होता था उसकी सलाह पर राष्ट्रपति CEC और EC को नियुक्त कर देते थे।
2023 में मोदी सरकार इसके लिए कानून लेकर आई और अब देश में पहली बार चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने में नेता विपक्ष की भी राय ली जा रही है। ये लोग तो अपने हिसाब से चुन देते थे, सिलेक्शन पैनल में नेता विपक्ष भी डाला गया है। यानी ये पीएम मोदी की सरकार है जिसने देश में चुनाव आयोग के मुखिया को चुनने के लिए पारदर्शिता को बढ़ाया, नेता विपक्ष को भी सिलेक्शन प्रोसेस में शामिल किया। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से पास कानून को चुनौती दी गई है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक पैनल करेगा। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हो। कोर्ट ने कहा था कि यह प्रोसेस तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती। उसी साल मोदी सरकार ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति से जुड़ा कानून पास किया था जिसमें 3 सदस्यीय पैनल रखा गया, लेकिन इस प्रोसेस से सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। इस कानून पर विपक्षी दलों का कहना था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के आदेश के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नए कानून के खिलाफ याचिका डाली गई। अब सोचिए, मोदी सरकार तो चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए कानून लेकर आई। हो सकता है हर कानून की तरह उसमें भी कुछ खामियां हो, लेकिन पहले की सरकारों में तो कानून था भी नहीं और वही लोग गाना गा रहे हैं कि बड़ा पारदर्शी नहीं हो रहा है। यार, ये क्या सिस्टम मोदी जी ने बनाया। एक तरफ मोदी और ट्रंप भारत विरोधी इकोसिस्टम की बैंड बजा रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस ने डीप स्टेट वाला नैरेटिव फैलाने का ठेका उठाया हुआ। अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिससे बवाल कटा हुआ है। राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत को चीन को अपना दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। चीन से खतरे को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, चीन को दुश्मन मानने के बजाय उसे सम्मान देना चाहिए। पित्रोदा कह रहे हैं कि भारत को चीन के प्रति अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। जरा सैम पित्रोदा को सुनिए क्या क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं कि सैम पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने कैसे कांग्रेस को भयंकर रगड़ दिया। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of at times proportion because US has the habit of defining an enemy. We need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair. सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि चीन तो भारत का दुश्मन है ही नहीं। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। अरे बॉस, तो ये बात अपने बगल में बैठे राहुल गांधी को ना समझाइए, पहले तो उनको समझाइए जो कह रहे हैं कि चीन ने ये ले लिया, वो ले लिया, पता नहीं उनको कौन आके बता रहा। ये क्या बात हुई भला? बीजेपी पूछ रही है कि जिस चीन ने गलवान घाटी में घुसपैठ की, जिसे रोकने के लिए भारतीय सेना के 20 जाबाज सैनिक शहीद हो गए, क्या कांग्रेस उस चीन को भारत को दुश्मन नहीं मानती? चीन ने भारत के मोस्ट वांटेड पाकिस्तानी आतंकवादी मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 4 बार वैश्विक आतंकवादी घोषित होने से रोका। क्या कांग्रेस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता? चीन ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को दोबारा लागू करने की पाकिस्तानी मांग का हमेशा समर्थन किया। क्या कांग्रेस फिर भी चीन को दुश्मन नहीं मानती? चीन की सेना बार बार लगातार अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक एलएसी पर घुसपैठ का प्रयास करती है। क्या चीन ये सब दुश्मनी नहीं, दोस्ती में करता है? सैम पित्रोदा ने तो बयान दे दिया, लेकिन उनके बयान पर अब बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या सवाल पूछे, सुनिए जरा। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रेसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। ये गलवान के शहीदों का अपमान है कि नहीं? मैं कांग्रेस पार्टी से सीधे पूछना चाहता हूं। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है। याद करिए राहुल गांधी जी ने विदेश में क्या कहा था कि चाइना ने बड़ा संघर्ष करते हुए ऊपर उठने का उदाहरण प्रस्तुत किया है उन चुनौतियों के बीच से। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। सैम पित्रोदा ने चीन को लेकर जो कहा, उस पर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को घेर लिया। पूछा कि क्या चीन से पैसे लेते हो भाई, जो बार बार चीन की इतनी तारीफ करते रहते हो? क्योंकि राहुल गांधी भी कई बार मोदी सरकार का विरोध करने के चक्कर में चीन के नैरेटिव को सूट करने वाली बातें करते रहते हैं। अब बीजेपी पूछ रही है कि जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि मोदी सरकार ने देश की जमीन चीन को सौंप दी, उस कांग्रेस को अब चीन से कोई खतरा क्यों नहीं दिख रहा? बीजेपी इसकी वजह उस समझौते को बता रही है जो कांग्रेस और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुआ था, जिस समझौते पर साइन करने के लिए पूरा गांधी परिवार कम्युनिस्ट पार्टी के निमंत्रण पर बीजिंग गया था। प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा भी बीजिंग गए थे, और जब राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौते पर साइन कर रहे थे, तब सोनिया गांधी भी वहां मौजूद थी।
बीजेपी आरोप लगाती कि जो समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को करना चाहिए था, उसे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की हैसियत से कर रहे थे। इसलिए बीजेपी हमेशा कहती है कि चीन ने भारत सरकार के साथ नहीं, बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के साथ समझौता किया था। लेकिन कांग्रेस कहती है कि यूपीए सरकार के दौरान चीन से यह समझौता दोनों देशों के बीच हाई लेवल बातचीत का तंत्र तैयार करने से जुड़ा था। पित्रोदा के बयान के बाद बीजेपी एक बार फिर उसी समझौते की याद दिला रही है। वैसे सैम पित्रोदा के बयान पर तो कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी भी सवाल उठा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस को क्या नसीहत दे रही हैं, सुनिए, फिर बताता हूं कि कांग्रेस कैसे बैकफुट पर आ गई। सैम पित्रोदा जी ने जो कहा है कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलत बयान है। अगर आप देखें, चाइना एक ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉज को का पालन नहीं करता है, जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख में घुसपैठियापंथी कर रहा है, जो खुद राहुल गांधी जी ने इसके बारे में उठाया है। और ये कहना और ये डिसमिस कर देना, ये कहीं ना कहीं देश की नेशनल सिक्योरिटी पे प्रश्न चिन्ह उठाता है। उम्मीद करती हूँ कांग्रेस पार्टी इसका संज्ञान लेगी। यानी बीजेपी से लेकर कांग्रेस के सहयोगी तक सवाल उठा रहे हैं कि भैया ये क्या कह रहे हैं सैम पित्रोदा। बीजेपी तो कह रही है कि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का चीन प्रेम खुलकर सामने आ गया। लेकिन हर बार की तरह कांग्रेस ने इस बार भी सैम पित्रोदा के बयान से किनारा काट लिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके सैम पित्रोदा के बयान को उनका पर्सनल बयान बताकर कांग्रेस को बचाने की कोशिश की। जयराम रमेश के मुताबिक सैम पित्रोदा ने चीन पर जो कुछ भी कहा वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का विचार नहीं। चीन हमारी विदेश नीति, बाहरी सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक चुनौती भी है। यानी सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस सॉरी कर रही है। लेकिन ना तो अंकल सैम ने पहली बार विवादित बयान देकर कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाई है, और ना ही ये पहली बार है जब कांग्रेस को सैम पित्रोदा के बयान से किनारा काटना पड़ा है। पिछली बार जब पित्रोदा ने कह दिया कि उत्तर पूर्व के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, एक आध बार तो कांग्रेस ने उन्हें पद से हटाया भी, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लाडले बने रहते हैं क्योंकि राहुल गांधी के बहुत खास हैं। लेकिन ये लोग जो भी बोले, इतना तो दिख रहा है कि मोदी और ट्रंप मिलकर ऐसे सारे लोगों का इलाज कर देंगे आने वाले समय। पाठशाला में अब अगली क्लास। सरकार और मुख्यमंत्री बने बिना ही मोदी ने दिल्ली में सबसे बड़ा वादा पूरा करना कैसे शुरू किया। जो केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, मोदी ने 10 दिन में करना शुरू भी कर दिया। दिल्ली में नरेंद्र मोदी का वो काम जो केजरीवाल का भविष्य काला कर देगा, अब इसका चैप्टर। लोग अक्सर पूछते हैं कि मोदी के पास ऐसा क्या फॉर्मूला है कि वो एक के बाद एक चुनाव जीत जाते हैं। नरेंद्र मोदी के जिस फॉर्मूले के बारे में लोग जानना चाहते हैं वो बहुत ही सिंपल है, और वो सबको सामने दिख रहा है। जो नहीं देखना चाहते उसको नहीं दिखेगा। और वो फॉर्मूला है कि अटकाने भटकाने लटकाने में भरोसा मत करो, डिलीवर करो। पब्लिक को खुद दिख जाता है। दिल्ली में इलेक्शन रिजल्ट के बाद से जो हो रहा है उससे भी यही क्लियर होता है कि जिनका काम डिलीवरी करना है, डिलीवर करके दिखाना है, वो डिलीवर कर रहे हैं। और जिनका काम लड़ना भिड़ना, टकराना, आरोप लगाना, झूठे बोल के कुछ भी निकल जाना, यही सब है, वो अपनी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे आप देखिए कि दिल्ली में अभी आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सरकार बनी भी नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने यमुना साफ करवाना शुरू भी करवा दिया। यमुना को साफ करना नरेंद्र मोदी का मिशन है, फिर चाहे इसमें कितना भी पैसा और समय ना लग जाए। लेकिन उधर आम आदमी पार्टी का हाल देखिए कि दिल्ली के रिजल्ट के बाद कुछ दिन तो सन्नाटे में रहे, लेकिन फिर कभी कहने लगे कि दिल्ली में केजरीवाल के जाते ही पावर कट होने लगे, कभी कहने लगे कि दिल्ली में यमुना सफाई का जो काम हो रहा है उस काम को एलजी करने नहीं दे रहे थे। आज इन दोनों तरह की पॉलिटिक्स का चैप्टर खोल रहा हूं। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि दिल्ली में अभी सरकार बनी नहीं, लेकिन कैसे पीएम मोदी ने 10 दिन के अंदर ही अपना सबसे बड़ा वादा पूरा करना शुरू कर दिया। जो काम केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, वो काम मोदी ने कैसे 10 दिन में शुरू करवा दिया। यमुना में भारी भरकम मशीनें एक्शन में दिखाई देने लगी। देखिए आप तस्वीर, यमुना साफ होनी शुरू हो गई बॉस। दिल्ली में वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक बहने वाली यमुना में सफाई अभियान शुरू हो चुका है। यमुना की सफाई के लिए 7 भारी भरकम मशीनें मंगाई गई हैं जो दिन रात सफाई कर रही हैं। कुछ मशीनें नदी से खरपतवार हटा रही हैं, यानी नदी के किनारे जो पेड़ पौधे उगाते हैं उनसे नदी ब्लॉक होने लगती है, उन्हें हटाया जा रहा है। इसके साथ ही नदी के फ्लो को बनाए रखने के लिए मशीनों से गाद भी निकाली जा रही है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने पीएम मोदी के निर्देश पर यमुना नदी को क्लीन करने का टारगेट सेट कर दिया है। पूरी तरह से साफ होने में तो कई साल लग जाएंगे, लेकिन यमुना को डेड रिवर की कैटेगरी से निकालने के लिए 2026 का टारगेट सेट किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछली सरकारों के वादों के बाद भी यमुना नदी डेड रिवर करार दे दी गई थी कि यह नदी तो मर चुकी बॉस, जबकि इसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता था एक जमाने में। अब इसी डेड रिवर को फिर से जीवित करने का बीड़ा नरेंद्र मोदी ने उठाया। जैसे गुजरात में साबरमती नदी उन्होंने साफ करके दिखाई, अहमदाबाद में शानदार साबरमती रिवर फ्रंट बनाकर दिखाया मोदी ने।
उसी तर्ज पर यमुना का कायाकल्प करने की तैयारी सिर्फ हो नहीं रही है, काम शुरू हो गया है। यमुना नदी के लिए तो पीएम मोदी ने साबरमती रिवर फ्रंट से भी जबरदस्त प्लान बनाया है। इस तरह से काम किया जा रहा है कि लंदन की टेम्स नदी की तरह दिल्ली भी दुनिया का खूबसूरत शहर और क्लीन यमुना उसकी पहचान और शान होगी। दिल्ली में यमुना नदी को चमकाने के लिए पीएम मोदी ने क्या मास्टर प्लान बनाया है, पूरी डिटेल आज आपको बताऊं। लेकिन पहले देखिए दिल्ली में यमुना को साफ करने के लिए कितनी तेजी से काम चल रहा है। इस वक्त हम ITO स्थित छठ घाट पर मौजूद है, जहां हमारे पीछे एक बड़ी सी मशीन देख रहे हैं जो काम कर रही है। इस मशीन का काम है जो नदी के अंदर खरपतवार पैदा हो जाता है उसको इकट्ठा करना, जो फ्लोटिंग कचरा है उसको इकट्ठा करना। ये एक बार में 2.5 टन कचरा इकट्ठा कर लेती है। और आप देख सकते हैं जो मशीन का जो निचली हिस्सा है वहां पे इस तरीके खरपतवार आपको काफी बड़ी संख्या में नजर भी आ रहा होगा। लगातार ये मशीन अब राउंड द क्लॉक काम करेगी। करीब 7 मशीनें हैं जो 3 तरीके की दिल्ली में लाई गई हैं और यमुना नदी के काम में लगातार चल रही हैं। अगर इस मशीन की बात करें, इसका नाम वीड हार्वेस्टर है, यानी जितना भी खरपतवार है उसको काट कर अंदर कलेक्ट करना। और जो फ्लोटिंग गंद है जिसको आप देख रहे हैं किस तरीके से फ्लोटिंग गंद है उसको ये मशीन कलेक्ट कर रही है। और इस मशीन को आपने इस वक्त प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भी देखा होगा। और इस तरीके की मशीनें वहां पे भी जितना भी प्रयागराज के अंदर नदी में इस वक्त पूजा सामग्री तैर रही है उसको इकट्ठा करने का काम या प्लास्टिक तैरने का काम, इकट्ठा करने का काम इस तरीके की मशीनें करती हुई नजर आ रही हैं। और दिल्ली में भी अब ये यमुना घाट पर मशीनें नजर आ रही हैं। दिल्ली में यमुना को साफ करना कोई मामूली काम नहीं है। काम तो मुश्किल है, लेकिन कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए। और यह अच्छी बात है कि दिल्ली जीतने के 10 दिन के अंदर ही पीएम मोदी ने इस पर काम शुरू करवा दिया। आप कहेंगे पहले क्यों नहीं कराया, वो भी बताऊंगा। देखिए, पीएम मोदी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसलिए भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही। आपको पीएम मोदी का वो बयान भी सुनवाऊंगा जिसमें उन्होंने दिल्ली से साफ यमुना का वादा किया था। लेकिन उससे पहले देखिए पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से जो वादा किया था वो कैसे 4 फेज में पूरा हुआ। पहले फेज में प्लान यह है कि मशीनों से कचरा हटा दिया जाएगा, जैसा कि अभी दिख रहा है। फिर दूसरे फेज में क्या करेंगे ये लोग कि दिल्ली के प्रमुख नालों में सफाई अभियान चलाएंगे। तीसरे फेज में STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और आउटपुट पर निगरानी की जाएगी। और चौथे फेज में 400 MGD सीवर के लिए नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और DSTP लगाए जाएंगे। यमुना को साफ करने का जो प्लान बनाया गया उसे पूरा करने के लिए 3 साल का टारगेट रखा गया। प्लान यह है कि दिल्ली की यमुना भी अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तरह चमक जानी चाहिए। और अब तो इसमें अड़ंगा भी कोई नहीं है, क्योंकि एक तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और साफ यमुना मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली वालों से यमुना की सफाई को लेकर बाकायदा वादा किया था। और 10 दिन के अंदर, अभी मुख्यमंत्री ने शपथ नहीं ली है, लेकिन मोदी ने काम शुरू करा दिया कि भाई जो रोक रहा था वो तो गया, अब जो आएगा वो तो रोकेगा नहीं, तो काम शुरू करो ना भाई, किस बात का इंतजार कर रहे हो। सुनिए पीएम मोदी ने क्या वादा किया था, फिर आगे की बात बताता हूं। मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं नमो नमस्ते यमुने सदा त्वं भवस्व में मंगल कारणम च। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना देवी को नमस्कार करते हैं। लेकिन उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया तो बॉस कह दिया, फिर उस काम में को होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अभी दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री तक नहीं बना है और यमुना नदी में साफ सफाई का अभियान जोर शोर से शुरू हो गया। यमुना नदी के घाटों को साफ किया जा रहा है, घाटों को सजाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सूर्यास्त के समय दिल्ली में यमुना के घाट पर आरती भी शुरू हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। यह यमुना नदी का वासुदेव घाट है, जो दिल्ली में क्लीन एंड ग्रीन यमुना का ट्रेलर है। इस घाट को श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। हर मंगलवार और रविवार को यमुना आरती का आयोजन किया जा रहा है। वहां से टाइम्स नाउ भारत की एक रिपोर्ट देखिए कैसे पब्लिक पहुंच रही है। फिर आपको दिखाता हूं कि इस पर खर्चा कितना होगा और केजरीवाल की पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है।
वासुदेव घाट की आपको तस्वीरें दिखाती चलूँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरीके से देश के अलग अलग अन्य कोनों में सरयू या गंगा जी की आरती होती है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर यमुना जी की आरती हो रही है, जो कि अन्य पावन नदियों की तरह यमुना को भी एक पूजनीय नदी होने का स्थान देती है। सैकड़ों की भीड़ यहाँ पर आपको नजर आएगी। आपको बता दें कि मार्च 2024 में इस घाट का उद्घाटन किया गया था LGV के सक्सेना द्वारा। आपको बता दें कि ये तो अभी शुरुआत है। बहुत जल्द दिल्ली में यमुना के घाटों पर वैसा ही नजारा होगा जैसा हरिद्वार और काशी में देखने को मिलता है। यह है नरेंद्र मोदी की गारंटी, क्योंकि पिछले 32 सालों से यमुना को साफ करने का सिर्फ वादा हुआ। करोड़ों रुपए बहे, पानी की तरह बहाए गए, लेकिन यमुना नदी पर नाले का टैग नहीं हट पाया। साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान 1 बना। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के 21 शहर इसमें शामिल हुए और 2002 तक कुल 682 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन नतीजा क्या था? यमुना तो गंदी ही थी। फिर साल 2012 में यमुना एक्शन प्लान 2 बना और इस बार 1514 करोड़ रुपए सफाई पर खर्च हुए। इसके बाद यमुना एक्शन प्लान 3 बना, उसमें 1656 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। दावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर खर्च करने का हुआ। 2015 से 2023 में 1200 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड खर्च हुआ, जिसमें क्लीन गंगा के तहत 1000 करोड़ रुपए अलग से मिले और यमुना एक्शन प्लान के तहत 200 करोड़ मिले। 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी और उसने 700 करोड़ रुपए खर्च किए। 2018 से 2021 में 200 करोड़ और आवंटित हुए, लेकिन यह फंड कहां खर्च हुआ बॉस, ये किसी को नहीं पता। यमुना तो साफ नहीं हुई, लेकिन फंड पे हाथ साफ हो गया ऐसा लगता है। दिल्ली जीतने के साथ ही जो प्लान पीएम मोदी ने बनाया है, उसी स्पीड में काम हुआ तो यमुना को नदी, लंदन की टेम्स नदी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर कहा जाता है कि लंदन की टेम्स नदी सबसे गंदी थी और अब सबसे साफ है, लेकिन साफ क्यों है, कैसे हुई, यह तो आप नहीं सोचते। दरअसल लंदन की टेम्स को प्रशासन के साथ साथ लोगों ने मिलकर साफ किया। ऐसे में यमुना और टेम्स नदी की तुलना करना जरूरी हो जाता है। 1957 तक टेम्स नदी डेड रिवर थी और यमुना आज भी डेड रिवर है। 1957 तक टेम्स में जीव जंतु तक जिंदा नहीं बच पाते थे। यमुना में यही हाल आज की डेट में जीव जंतु और मछलियों का है। 1976 में टेम्स बचाने का अभियान शुरू हुआ, जबकि 1993 से यमुना क्लीन अभियान शुरू हो चुका है। टेम्स ने पहले नदी में गिरने वाले नालों को रोका गया, जबकि दिल्ली में गंदे पानी पर रोक का कानून कमजोर है। 1961 से 1995 के बीच कड़े कानून लागू किए गए। दिल्ली में नदी में कूड़ा फेंकने पर भी सख्ती से रोक नहीं लगी। लंदन में टेम्स के लिए विशेष प्राधिकरण बना दिया गया। दिल्ली में भी प्राधिकरण बना, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। लंदन में सरकार ने ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजनेटर लगाए। यहां यमुना की सफाई को लेकर 22 सालों से कोई कारगर पहल नहीं। ग्रेटर लंदन के सीवेज सिस्टम को वहां सुधारा हो गया, जबकि दिल्ली में सीवेज सिस्टम की आज भी लचर हालत है। लंदन में बिना ट्रीटेड पानी डालने पर कड़ी रोक है। नजफगढ़ ड्रेन से सबसे ज्यादा गंदगी नदी में आती है यहां यमुना। सरकारें बदलती रहीं, करोड़ों रुपया बहता रहा, कई बार प्लान बने फेल हो गए, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। यमुना नदी को क्लीन करने की चुनौती क्या है, यह भी आपको समझना होगा। यमुना की दिल्ली में लंबाई करीब 52 किलोमीटर। इसमें नदी का 22 किलोमीटर का हिस्सा सबसे बड़ा चैलेंज है। यमुना नदी की 76% गंदगी इसी 22 किलोमीटर में, क्योंकि 18 बड़े नालों का गंदा पानी यहीं पर गिरता है। 350 लाख लीटर गंदा पानी और सीवेज सीधा यमुना में गिर जाता है और 2020 से 2024 के बीच 2 दशक के बराबर यमुना में प्रदूषण बढ़ गया। लेकिन चुनौती कैसे भी हो, उससे पार पाना मोदी को अच्छी तरह आता है। यमुना के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा ही संकल्प लिया है। तभी तो दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही जो काम शुरू हुआ है, उससे बड़ा काम, उससे बड़ी प्लानिंग के साथ शुरू होगा। अब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और इसके साथ ही उसका 6 पॉइंट का यमुना क्लीन का प्लान रेडी है। जानकारी के मुताबिक सरकार बनते ही पुनर्जीवित करने के लिए यमुना कोष की स्थापना होगी। फिर नालों से यमुना में पानी गिरने के से पहले ट्रीटमेंट होगा और इसके अलावा गाजियाबाद से आ रही साहिबी नदी के गंदे पानी का भी ट्रीटमेंट होगा। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1000 MGD की जाएगी और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 220 MLD तक बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा यमुना में जीरो इंडस्ट्रियल एमिशन सुनिश्चित किया जाएगा। यमुना नदी दिल्ली के लिए लाइफलाइन है। पीने के पानी के लिए लोग इसी तरह इस पर निर्भर हैं। यही कारण है कि राजनीति का मुद्दा भी रहती है और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार का कारण भी बनी। 2021 में खुद केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना को न सिर्फ क्लीन करेंगे बल्कि डुबकी लगाएंगे। टाइम्स नाउ नव भारत के मंच पर केजरीवाल ने तब क्या कहा था, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो।
यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। अरविंद केजरीवाल पब्लिक को यमुना में डुबकी लगवाना चाहते थे। जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो पब्लिक ने उनकी पॉलिटिक्स की डुबकी लगवा दी। पूरी पार्टी ही डूबी जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस समय सरकार में थी उस समय भी यमुना को लेकर सियासत होती थी, और अब जब दिल्ली से सरकार जा चुकी है तो भी यमुना के नाम पर सियासत करने से वो चूक नहीं रहे। आतिशी से जब यमुना की सफाई शुरू होने पर सवाल पूछा गया तो वो सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से बिजली व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो। एक बार सुनिए आतिशी क्या कह रही हैं, फिर बताता हूं कि जो आरोप लगा रही है उसकी सच्चाई क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और उसके आधार पे तय हो जाए कि जो पावर कट 10 साल के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगने शुरू हुए हैं, जहां 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक बिजली जा रही है, जो 10 साल से कभी नहीं हुआ। अगर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करवा रही है तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं, और दिल्ली की बिजली व्यवस्था उनसे चल नहीं रही है। यमुना सफाई पर आम आदमी पार्टी से कुछ कहा नहीं जा रहा, क्योंकि उनको तो दिख रहा है काम हो रहा है। अब क्या बोले, क्यों हमने नहीं किया, ये क्या बताएं। तो अब बिजली सप्लाई के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन आतिशी के दावों की पोल तो खुद बिजली कंपनियों ने खोल दी। आतिशी के आरोपों के बाद डिस्कॉम की तरफ से बताया गया कि दिल्ली में लोड डिस्पैच सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की अधिकतम बिजली मांग स्थिर बनी हुई है। बिजली सप्लाई के मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट मिसलीड करने वाली हैं। दिल्ली में अधिकतम बिजली की मांग 8 फरवरी से 4200 और 4500 मेगावाट के बीच बनी हुई है, जिसे डिस्कॉम की तरफ से सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। यानी जो बात आतिशी कह रही है कि 5-5 घंटे 10-10 घंटे बिजली जा रही है, भयंकर पावर कट लग रहे हैं, ये सब दिल्ली के नतीजों के बाद हो रहा है, वो बात है ही नहीं सही। लेकिन बोलने में क्या जाता, बोल दो। खुद बिजली की कंपनियां इस बात को गलत बता रही, आंकड़े के साथ गलत बता रही। लेकिन आप समझिए इनकी पॉलिटिक्स क्या है। एक तरफ पावर कट वाली बात, दूसरी तरफ यमुना सफाई वाली बात। आम आदमी पार्टी अपनी वही पुरानी राजनीति के तौर तरीकों पर आ गई। जबकि यमुना के मामले का सच यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद ये मान चुके हैं कि वो यमुना को साफ नहीं कर पाए। लेकिन अब जब बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर कदम उठा रही है तो आम आदमी पार्टी को इसमें भी पॉलिटिक्स करने का मौका दिख रहा है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो मशीनें यमुना की सफाई के लिए अब लगाई गई वो पहले क्यों नहीं लगाई गई। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इस सवाल को उठाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की मंशा पर सवाल उठा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी यह बात छिपा रही है कि आज यमुना की सफाई के जो आदेश एलजी विनय सक्सेना ने दिए हैं, वैसा ही आदेश उन्होंने तब भी दिया था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल थे। 9 जनवरी 2023 को एनजीटी ने यमुना प्रदूषण की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई थी और एलजी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। 25 मई 2023 को दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने तर्क दिया था कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो चुका है कि एलजी केवल नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख है, वो सिर्फ निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह पर ही काम कर सकते हैं। 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद एलजी समिति के अध्यक्ष नहीं रहे और यमुना की सफाई का काम रुक गया। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद तो यमुना की सफाई की नहीं, लेकिन जो कर रहा था उस पर भी ब्रेक लगवा दी कि कहीं एलजी ने साफ करा दिया, एनजीटी ने तो इनको अध्यक्ष बना दिया, तो क्रेडिट तो एलजी ले जाएंगे। खत्म करो इनका काम। यमुना की सफाई से ज्यादा अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता थी कि अगर एलजी के आदेश पर यमुना की सफाई हो गई तो क्रेडिट बीजेपी ले जाएगी। इस चक्कर में काम रुकवाया। अब एलजी को भी पता है कि भाई वो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, वो इस तरह का रोना धोना नहीं करेगा कि भाई यमुना क्यों साफ हो रही है, एलजी क्रेडिट ले रहे कि मैं क्रेडिट ले रहा हूं। तो उन्होंने काम शुरू करवा दिया। यही बात एलजी ने एक इंटरव्यू में कही थी। एलजी ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के अंदर 57 किलोमीटर लंबा कोई नजफगढ़ ड्रेन एरिया भी है। अरविंद केजरीवाल को मैंने नजफगढ़ ड्रेन एरिया दिखाया और यमुना की सफाई की योजना बनाई। केजरीवाल साहब को डर था कि अगर यमुना की सफाई हो गई तो क्रेडिट एलजी साहब को मिल जाएगा। इसलिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई
और यमुना की सफाई के काम को रुकवा दिया। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार को यमुना की सफाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर होता तो वे यमुना की सफाई होने देते, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। एलजी के आदेश पर साफ हो रही है वो यमुना या दिल्ली सरकार के आदेश पर उनको क्या फर्क पड़ता था? आप तो नहीं कर पा रहे थे, आपको पता था। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने फिर से यमुना की सफाई का अभियान शुरू करवा दिया और लोग कह रहे हैं कि अब दिल्ली में यमुना नदी के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का इलाज तो वोटर ने कर दिया, यमुना का इलाज मोदी कर रहे हैं। लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्हें भी इलाज की जरूरत है। पाठशाला में बगली क्लास, बागेश्वर बाबा और पीएम मोदी पहली बार साथ आ रहे हैं और अब वो होगा जो सनातन विरोधियों के होश उड़ा देगा। बागेश्वर बाबा और पीएम मोदी एक साथ अब कौन सा तगड़ा इलाज शुरू करने वाले हैं, अब इसका चर्चा। आने वाले कुछ दिनों में बड़ी जबरदस्त तस्वीरें देखने को मिलने वाली हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सनातन के पुराने वैभव को वापस लेकर आ गए हैं और दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर जो सनातन का डंका देश दुनिया में बजा रहे हैं। सोचिए वो क्या तस्वीर होगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा बागेश्वर पहली बार एक साथ एक मंच पर होंगे। पहली बार सनातन की यह धमाकेदार जोड़ी एक साथ नजर आएगी तो बहुतों पर बिजली गिर जाएगी। सनातन विरोधियों के होश उड़ जाएंगे। ये जोड़ी एक साथ आने जा रही है और दोनों अब तगड़ा इलाज शुरू करने वाले हैं। ये सब कैसे होने वाला है ये आज आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले एक बात ये भी समझ लीजिए कि अक्सर कुछ लोग बाबा बागेश्वर के लिए कहते रहते हैं कि वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं। बाबा बागेश्वर पर यह आरोप भी लगाए जाते हैं कि इनके बयान से देश में नफरत का माहौल बन जाता है। बाबा बागेश्वर जब सनातन धर्म की रक्षा के लिए पदयात्रा करते हैं तो इन पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगता है। ये जब सनातनी हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान करते हैं तो इन्हें धर्म के आधार पर लोगों को बांटने का आरोप झेलना पड़ता है। लोग पूछते हैं कि कथा की कितनी फीस लेते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को पता नहीं कि बाबा बागेश्वर इस सब बातों की परवाह किए बिना एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, जिसमें ना वो हिंदू देख रहे हैं ना मुसलमान देख रहे हैं, ना किसी की जाति देख रहे हैं ना किसी का धर्म। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या अमीर, क्या गरीब, हर किसी के लिए बाबा बागेश्वर का यह बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। बाबा बागेश्वर का यह बहुत बड़ा काम है एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना, जिसमें हर किसी के कैंसर का महंगा इलाज बहुत कम खर्च पर होगा। अब बताइए, अगर बाबा बागेश्वर हिंदू मुसलमान करते, भेदभाव करते, तो कौन ऐसा इंसान होगा जो अपनी सारी कमाई लेके जो है कैंसर अस्पताल बनवाएगा, जो नंगे पांव पैदल चलेगा और कहेगा कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, जाति में बंट के और एक दूसरे पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये हैं बागेश्वर बाबा जो अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बागेश्वर के इस बड़े मिशन के लिए 23 फरवरी को खुद प्रधानमंत्री मोदी इस कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने के लिए बागेश्वर धाम जा रहे हैं। पीएम मोदी को जब बाबा बागेश्वर ने इस कैंसर हॉस्पिटल के शिलान्यास को लेकर निमंत्रण भेजा तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। इसके अलावा 26 तारीख को बाबा बागेश्वर महाशिवरात्रि के अवसर पर बागेश्वर धाम में 251 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह भी करवा रहे हैं। इसमें देश की राष्ट्रपति डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू बागेश्वर धाम जा रही। आप सोचिए कि जो इंसान समाज में हिंदू मुसलमान करेगा, लोगों में नफरत फैलाएगा, उसके पास प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसे लोग जाएंगे क्या? लेकिन सबको दिख रहा है कि बागेश्वर बाबा क्या कर रहे हैं, कैसे जात पात को मिटाने में लगे हैं और कैसे बड़ी भयंकर बीमारी कैंसर के इलाज के लिए भी काम कर रहे हैं। जिस बागेश्वर धाम में कुछ साल पहले तक कोई जानता नहीं था उसको, मैं तो गया हूं, सड़क नहीं थी ढंग की वहां पर, आज वहां के देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जैसी शख्सियत जा रही। बाबा बागेश्वर ने पिछले कुछ सालों में बागेश्वर धाम का पूरा कायाकल्प कर दिया, इस पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को आसमान पर पहुंचा दिया। आज स्थिति यह है कि बागेश्वर धाम पूरी दुनिया में जाना जाता है और अब उसी बागेश्वर धाम में सनातन की सेवा के साथ साथ बीमार लोगों की भी सेवा का इंतजाम किया जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बाबा बागेश्वर के कैंसर हॉस्पिटल वाले इस मिशन की कुछ झलकियां दिखाता हूं। इसके बाद बताऊंगा कि इस अस्पताल के लिए बाबा बागेश्वर ने कैसे पूरे जीवन की कमाई लोगों की सेवा में लगा दिया है। अब बुंदेलखंड के लोगों को कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। मंदिर का निर्माण नहीं, हमारे गुरुजी बोले अब कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। और जो कहते थे मंदिरों से क्या होता है, उनके मुंह पर यह तमाचा लगेगा। बागेश्वर धाम में पीएम मोदी के आने की खबर से पूरे इलाके में त्योहार जैसी तैयारियां चल रही हैं।
कैंसर हॉस्पिटल के भव्य शिलान्यास को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त उत्साह है। लोग बहुत खुश हैं भाई कि मोदी जी आने वाले हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है। बागेश्वर धाम के लोगों को शुरू में तो इस बात का यकीन ही नहीं हुआ कि उनके गांव में पीएम मोदी आ रहे हैं, लेकिन बाबा बागेश्वर के प्रयासों से आज ऐसा दिन आ गया कि पीएम मोदी बागेश्वर धाम जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको इस कैंसर हॉस्पिटल के बारे में भी बताता हूं। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम में 100 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण शुरू हो रहा है। करीब 200 करोड़ की लागत से बनने वाला यह अस्पताल 25 एकड़ इलाके में बनेगा, जो अगले 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इस अस्पताल का नाम बागेश्वर बालाजी सरकार कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर रखा गया है। इसका भूमि पूजन पीएम नरेंद्र मोदी 23 फरवरी को करने वाले हैं। इस अस्पताल की एक खास बात यह भी है कि इस अस्पताल में जर्मनी और इंग्लैंड के डॉक्टर भी सेवाएं देंगे। इस अस्पताल को 4 फेज में बनाया जाएगा और अस्पताल परिसर में श्री बालाजी देवस्थान भी होगा। इस अस्पताल को 4 फेज में बनाने की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जैसे जैसे फंड आएगा, पैसा आएगा, वैसे वैसे इसका निर्माण होता रहेगा। इसके अलावा पहला चरण पूरा होने के बाद मेडिकल कॉलेज बनेगा। 23 फरवरी को होने वाले कार्यक्रम को लेकर बाबा बागेश्वर ने लोगों से क्या अपील की है, एक बार उसको सुनिए। उसके बाद बताता हूं कि इस अस्पताल के लिए बाबा बागेश्वर ने भव्य मंदिर तक का काम रुकवा दिया और इतना पैसा कैसे आया वो भी बताऊंगा। 23 फरवरी को भूमि पूजन है हॉस्पिटल का, कैंसर हॉस्पिटल का। और इस कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन में पता है कौन आने जा रहा है? हमारे भारत के वर्तमान समय में सबसे ज्यादा लोकप्रिय, जिन्होंने भारत को पूरी दुनिया में एक ऐसी स्थिति पर पहुंचाया है जहां पूरा विश्व आशा और अपेक्षा के साथ देख रहा। वर्तमान में भारत विश्वामित्र का भारत विश्वमित्र की भूमिका निभा रहा। इसी विश्वमित्र की भूमिका में विश्वमित्र बंधुत्व का कार्य का निर्वहन करने वाले भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी को बागेश्वर धाम पर आ रहे हैं। हम सब भव्य दिव्य तैयारी करें, गांव गांव में आमंत्रण भेजो, सब जगह भैया हमारो निमंत्रण पहुंचबो और आओ। 22 तारीख को रात में हर हाल में यहाँ आ जाना है। 23 तारीख को हम सब मिलकर के राम राम करेंगे और कैंसर हॉस्पिटल के भूमि पूजन के साथ नया इतिहास लिखेंगे। और जो कहते थे मंदिरों से क्या होता है, उनके मुंह पर यह तमाचा लगेगा कि मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर भी बसाया जाता है और मंदिरों से हॉस्पिटल भी बनाया जाता है, जहां सबको जीवन दान भी मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा बागेश्वर जिस तरह कैंसर अस्पताल बनवाने जा रहे हैं, इससे भी बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है। इस महान काम को लेकर बहुत से हिंदू विरोधी लोग ये कह रहे हैं कि बाबा बागेश्वर के पास तो बालाजी की बहुत सी सिद्धियां हैं, वो चाहे तो इन सिद्धियों की मदद से लोगों का इलाज कर सकते हैं, तो फिर अस्पताल क्यों बनवा रहे हैं? ऐसे लोगों को बाबा बागेश्वर ने किस तरह जवाब दिया है वो भी सुनिए। अब बुंदेलखंड के लोगों को कहीं बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। लोग हमसे पूछ रहे थे कि महाराज आपके पास तो सिद्धि है, चमत्कार है, आप तो मंत्र से ठीक करते हो, फिर हॉस्पिटल की क्या जरूरत है? लक्ष्मण जी की बूटी लेने कौन गए थे? तो क्या हनुमान जी का ही दरबार बागेश्वर धाम नहीं है? तो जब लक्ष्मण जी को भी बूटी की, औषधि की आवश्यकता पड़ी, तो लोगों को भी दवा की आवश्यकता है। दवा और दुआ, इससे बहुत जल्दी रोगी ठीक हो गए। यही बागेश्वर धाम पर आपको प्राप्त होगा, दवा भी मिलेगी और तो ये ठीक है ना? कौन कौन इस संकल्प में तैयार है? बाबा बागेश्वर के लिए कैंसर हॉस्पिटल कितना बड़ा मिशन है, ये इस बात से भी समझिए कि इसके लिए उन्होंने बागेश्वर धाम में भव्य बालाजी के मंदिर का निर्माण कार्य रुकवा दिया। जो लोग बाबा बागेश्वर पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि बाबा बागेश्वर सिर्फ हिंदुओं के हित की बात करते हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि समाज के हर वर्ग, हर धर्म से आने वाले लोगों के लिए बनने वाले कैंसर अस्पताल के लिए बाबा बागेश्वर ने अपने आराध्य देव का मंदिर का जो निर्माण हो रहा था वो काम होल्ड पर डाल दिया। सुनिए वो खुद क्या इसके बारे में बता रहे हैं। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पहले हमारा भाव था, संकल्प था कि बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर बने बागेश्वर धाम पर। फिर हमारे गुरुजी ने हमको दूसरी प्रेरणा दी। तो भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि भूमि पूजन होने के बाद, मैप बनने के बाद, उसका नक्शा बनने के बाद हमारे गुरुजी ने उस नक्शा को फड़वा दिया। लगभग 2 से 3 करोड़ का पहले मंदिर का निर्माण हो रहा था। अब पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी दिक्कत, बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दिक्कत है, तो एक बीमारी की दिक्कत है जो हर 6वें और 7वें व्यक्ति को है। गरीब व्यक्ति दवा नहीं ले पाता, टाटा मेमोरियल जा नहीं पाता, अंततोगत्वा उनकी मौत हो जाती है।
परिणाम अंततोगत्वा भयावह होता है। ऐसे दीन दुखियों के लिए बागेश्वर पीठ ने यह निर्णय लिया कि अब मंदिर का निर्माण नहीं, हमारे गुरुजी बोले अब कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण होना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने इस कैंसर हॉस्पिटल को बनवाने के साथ साथ पूरे देश के मंदिरों को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। देश भर के मंदिर चाहें तो बाबा बागेश्वर के इस मिशन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सनातन की सच्ची सेवा में भागीदारी भी निभा सकते हैं। कई मंदिर हालांकि कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई मंदिर नहीं कर रहा। बहुत सारे मंदिर ट्रस्ट चला रहे हैं और वो कई बार लोगों को खाना खिलाना और दूसरे काम भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे और ऐसे हैं जो कर सकते हैं। बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल के निर्माण के साथ 251 गरीब कन्याओं के विवाह को लेकर बाबा बागेश्वर ने देश भर के मंदिरों से अपील की। एक बार उसको भी सुनो। भारत का एकमात्र बागेश्वर धाम तीर्थ ऐसा है जहां से पूरे देश में एक संदेशा दिया जा रहा है कि मंदिरों की दान पेटियों में हिंदुओं के द्वारा चढ़ाए हुए चढ़ावे से अगर हिंदुओं की ही गरीब बेटियों का घर बसाया जाएगा तो भारत को विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगी। इसी उद्देश्य को लेकर 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह होगा, जिसके 251 मंडप होंगे, वो अलग अलग होंगे। घराती और बाराती आएंगे। वर पक्ष और कन्या पक्ष में किसी को कुछ भी सहयोग नहीं लगेगा। संपूर्ण उपहार सामग्री भंडारे का व्यय, पूरी व्यवस्था बागेश्वर जन सेवा समिति, बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल और हमने अपनी साल भर में की हुई कथाओं से जो हमें मिला उसके द्वारा कराया जाएगा एवं दान पात्र में आए हुए राशि से कराया जाएगा। यानी जो लोग पूछते थे बाबा बागेश्वर इतना पैसा ले रहे हैं अपनी कथाओं का, क्या करते होंगे? कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, हिंदुओं को जोड़ रहे हैं, जात पात मिटाने की बात कर रहे हैं। ये काम कर रहे हैं वो। पाठशाला में अगली क्लास। महाकुंभ में महाभीड़, सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन पर इस वक्त क्या हाल है? महाकुंभ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या बता रही है? अब उसका चला। इस देश में सनातन को लेकर जो आस्था है वो हर सवाल पर भारी पड़ रही है। आप देखिए कि महाकुंभ अब खत्म होने वाला है, 9 दिन बचे, फिर भी भीड़ खत्म नहीं हो रही है। जो लोग कह रहे थे कि अमृत स्नान खत्म होने के बाद भीड़ घट जाएगी, वो गलत साबित हो गए। अंतिम अमृत स्नान तक महाकुंभ में 35 करोड़ लोग पहुंचे थे और उसके बाद 14 दिन में 18 करोड़ लोग और पहुंचे। देश भर के रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी हुई। महाकुंभ के लिए महाभीड़ का एक ट्रेलर देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। दरवाजा तो खोलिए, ये दरवाजा खोलिए। चाहिए, रुक जाइए, पहले चैन बनाइए। इधर से कोई नहीं आएंगे, इधर से कोई नहीं चलेंगे। इन तस्वीरों को देखिए, क्या प्रयागराज, क्या वाराणसी, क्या अयोध्या, हर जगह रेलवे स्टेशन श्रद्धालुओं की भीड़ से भरे हुए हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए जान जोखिम में डालना पड़ रहा है। गेट से एंट्री नहीं मिल रही तो लोग ट्रेन की खिड़कियों से अंदर घुस जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे स्टेशन पर लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। देश के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जुटी भीड़ पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात। भीड़ आप देखिए यहाँ पर दिख रही है, कई जो बोगियां हैं किस तरह से खचाखच भरी हुई है। यहाँ पर एक बार देखिए आप किस तरह से लोग जो है वो बोगियों में भर भर कर जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हम बात भी करते हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मुगल सराय। कुंभ स्नान में? कुंभ स्नान में। सब वही लोग हैं क्या? हाँ, सब यहाँ से उठे हैं, हम लोग कोलकाता से, हावड़ा से उठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कई जो यात्री हैं वो भरे हुए। आप लोग खिड़की से चढ़ रहे हैं, कोई डर नहीं लग रहा है? खिड़की से चढ़ रहे हैं, कोई डर नहीं लग रहा है? डर तो लग रहा है, पर क्या करें, जाना जरूरी है। देखिए महिलाएं हैं कैसे खिड़की से चल रही है, क्योंकि कानपुर से प्रयागराज लोगों को जाना है, आस्था की डुबकी लगानी है ट्रेनें। और ये देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो खड़े होकर जा रहे हैं। अंदर किसी तरीके की जगग है वो बैठने तक की नहीं है। और देखिए किस तरीके से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। तो ऐसे खड़े होके कब तक जाइएगा? पूरा हाल है यहाँ का, क्या बताएं आप लोगों को।